आपको मास इक्वल रखना है, तो मास ऑफ O2H2 एंड N2 सबका मास सेम रखिए। मास ऑफ O2, H2 एंड CH4 हम मान लेते हैं कि वो m ग्राम है, क्योंकि सबका मास सेम रखने को बोला गया है। इक्वल मासेस ऑफ O2, H2 एंड CH4, जो कि ले लिया m ग्राम। इन अ कंटेनर द रिस्पेक्टिव मोल रेशियो, तो उस कंटेनर में इनके मोल का रेशियो क्या होगा, तो सबका मोल निकाल लो अलग अलग और उनका रेशियो निकाल लो। तो मोल्स ऑफ O2 क्या लिखा जाएगा, मास अपॉन उसका GMM। मास तो सबका हमने m ग्राम लिया है, तो m अपॉन O2 का GMM हो गया 32। ये क्वेश्चन 1 बना लेते हैं। सिमिलर वे में मोल्स ऑफ H2, ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन GMM। तो मास कितना हो जाएगा m, GMM कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन के लिए, ये हो गया 2। सिमिलर वे में मोल्स ऑफ CH4, इसके लिए भी हो जाएगा मास अपॉन GMM। तो मास कितना है m और GMM कितना है 16, कार्बन 12 हाइड्रोजन 4 3। तो तीनों के मोल्स आ गए। तो ये पूछा था इनके मोल्स का रेशियो क्या होगा, क्योंकि मास सबका सेम रखा है m ग्राम m ग्राम m ग्राम। तो इनके मोल का रेशियो जो निकालेंगे, तो रेशियो ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, पहला O2 के लिए m/32 is to m/2 is to m/16। m कॉमन सब हट जाएगा, 32 एल्सियम ले लेंगे तो वो हट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1 16 2, तो 1:16:2, ये आंसर हो जाएगा। रेशियो सॉल्व करना आता है ना सबको, जो कॉमन होगा m वो हटा सकते हैं रेशियो में। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करेंगे तो कॉमन m कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर एल्सियम लेके 32 को हटा सकते हैं, तो 1:16:2। यहाँ पे एल्सियम ले लीजिए, चलिए मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। m कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/32 is to 1/2 is to 1/16। उसके बाद आप 32 एल्सियम ले लीजिए सब जगह, तो हर जगह 32 32 32 जब आप करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये कितना आएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 2, तो 2/32। अच्छा वो दिख नहीं रहा है, so 2/32। अभी 32 32 32 कॉमन है, अब हटा सकते हैं इसको, तो बच जाएगा 1:16:2। रेशियो में जो कॉमन चीजें हैं वो आप इसलिए हटा सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो सबका मास m सेम रख लीजिए और मोल का रेशियो निकाल लीजिए। ये हो गया 20। नोट करना तो जल्दी नोट करो, नहीं आगे चलते हैं। आगे क्या है 22nd 24। चलिए 22nd 24 डाउट है आगे। 22nd क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 488 ग्राम ऑफ BaCl2.2H2O। हो गया ये? देखो 22nd पूछा है, मोल्स ऑफ वाटर बताने हैं। मोल्स ऑफ वाटर इन
488 ग्राम ऑफ 488 ग्राम ऑफ BaCl2.2H2O BaCl2.2H2। तो मोल्स ऑफ वाटर इन 488 ग्राम ऑफ BaCl2.2H2 में कितने मोल्स ऑफ वाटर होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। बेरियम का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 137, क्लोरीन आपको पता ही है, हाइड्रोजन पता ही है, ऑक्सीजन पता ही है। अब इसमें आपको टोटल 488 ग्राम ऑफ BaCl2 में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये बताना। पहले मुझे जेएमएम बताइए इसका, सब लोग निकालिए। जेएमएम ऑफ BaCl2.2H2 कितना होगा ये? 244 निकाला है। तो बेरियम 137, क्लोरीन 2 इंटू 35.5 और फिर 2H2O 2 इंटू 18 ऐड कर लेंगे सबको। 137, 71 एंड 36, 244 ये आ रहा है जेएमएम। ठीक है, तो अब देखो मोल्स बताइए, अगर जेएमएम आ गया तो मोल्स निकाल सकते हैं। सो मोल्स ऑफ BaCl2.2H2 कितने मोल्स होंगे इसमें? मास अपॉन जेएमएम, फॉर्मूला पता ही है। मास कितना लिया गया इसका क्वेश्चन में? 488 ग्राम, तो मास होगा 488, जेएमएम कितना हो जाएगा? 244। कैंसिल आउट किया, कितने मोल्स आए? 2 मोल्स। तो ये पूरे इस कंपाउंड के मोल्स हैं। मोल्स ऑफ BaCl2.2H2O इज 2। ठीक है, अब आपको पूछा है इस पूरे 488 ग्राम में वाटर के कितने मोल्स होंगे। तब ये देख के बताइए कि BaCl2.2H2O में एक मोल में कितने वाटर है। अगर इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लिया उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 2 दिख रहे हैं। पूरे कंपाउंड का अगर एक मॉलिक्यूल लिया तो उसमें .2H2O लिखा है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो पूरे कंपाउंड का अगर एक मोल लेंगे तो उसमें वाटर के मोल्स कितने होंगे? अगर एक मोल लिया तो वाटर के कितने मोल्स होंगे? एक मॉलिक्यूल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो एक मोल में वाटर के कितने मोल होंगे? 2। इसमें क्या डाउट आ रहा है? चलिए देखिए, इधर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख रहा हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ BaCl2.2H2 कंटेन कितने वाटर मॉलिक्यूल? कंटेन 2H2O मॉलिक्यूल। ये लाइन सबको समझ में आ रही है? क्योंकि फॉर्मूला ही देख के पता चल रहा है कि इस पूरे कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 2H2 लिखा है, मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, कंटेन 2H2O मॉलिक्यूल। अभी बताओ, अगर इस 1 मॉलिक्यूल में अगर मैं यहाँ पे Na नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको लिख दूं Na मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल की जगह मैंने Na मॉलिक्यूल ले लिया, Na मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंटेन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2Na आ जाएगा। समझ रहे हो ना? एक मॉलिक्यूल में यहाँ 2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो उसी तरह अगर मैंने ये Na मॉलिक्यूल ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 2Na वाटर मॉलिक्यूल। तो 2Na वाटर मॉलिक्यूल, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया। अब 2Na वाटर मॉलिक्यूल हुआ तो Na मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होता है? 1 मोल। 1 मोल में Na नंबर ऑफ एंटिटीज होती है ना, तो Na मॉलिक्यूल का मीनिंग हो गया 1 मोल। यानी 1 मोल ऑफ BaCl2.2H2O कंटेन 2Na का मतलब 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ वाटर। समझ में आया क्या? तो जो मॉलिक्यूल का रिलेशन आप बता रहे हो, 1 मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल, वही मोल का रिलेशन भी आएगा, 1 मोल में 2 मोल्स वाटर। समझे क्या? अभी 1 मोल्स में 2 मोल्स वाटर है। हमारे पास कितने मोल थे BaCl2 के? अभी निकाला था ना लास्ट स्लाइड में, कितने मोल्स निकाले थे हमने? 2 मोल्स। तो अगर एक मोल में 2 मोल वाटर है तो 2 मोल्स में कितने होंगे? 4 मोल्स। तो 4 मोल्स ऑफ वाटर, यही निकालना था हमको, आंसर हो गया ये, 4 moles of water. This is answer. ठीक है, क्लियर?
चलिए नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। और कौन सा डाउट है? 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सब लोग। कौन सी स्लाइड रह गई? ये स्लाइड रह गई, नोट करो जल्दी, जैसे पहले वाली। डन। चलिए नेक्स्ट 24। 24 is the density of air is this gram per ml at STP. Its vapor density is। तो STP पे डेंसिटी दी, STP की कंडीशन क्या क्या बताई थी आपको? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है 0.001293 इतने ग्राम पर ml, इतने ग्राम पर ml एट STP, तो हमको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इट्स वेपर डेंसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है। अब देखो एसटीपी की कंडीशन हम सबने पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था? टेम्परेचर प्रेशर कितना कितना होता है बताओ? टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पे क्या क्या पढ़ा था हमने? रिवाइज करके नहीं आते हो कुछ भी? टेम्परेचर वाज 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन एंड प्रेशर वाज 1 atm। तो ये टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है एसटीपी पे। एसटीपी पे आपको डेंसिटी गिवन है, जब डेंसिटी पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं? कल मैंने फॉर्मूला भी लिखा था ना डेंसिटी वाला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में लिखा था डेंसिटी का फॉर्मूला। कल प्रेजेंट था एब्सेंट था? प्रेजेंट था, नोटबुक रिवाइज करके नहीं आता है? हाँ क्या लिखा था डेंसिटी का फॉर्मूला? पीडी इज इक्वल टू एमआरटी, करेक्ट है ये? हाँ तो क्या था? ये गलत है तो करेक्ट क्या है? नोटबुक भी नहीं लाया? नहीं लाया? जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करके आना है क्लास में, ऐसे ही नहीं आ जाना है। ऐसे आओगे तो समझ आएगा क्या? पी एम इज इक्वल टू डी आर टी पढ़ा था, जहां पे एम रिप्रेजेंट कर रहा था जीएमएम को। देखिए इतना क्लियर है। तो अभी देखो डेंसिटी पता है एसटीपी पे, यानी एसटीपी मतलब टेम्परेचर प्रेशर भी पता है। तो प्रेशर यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, प्रेशर रख रहे हैं 1 atm। एम क्या होता है? जीएमएम। जीएमएम ऑफ एयर पता है? नहीं पता। चलो अभी वो मैं बता देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं फॉर्मूले में वही रख रहा हूँ जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है।
तो ये लिख दिया जीएमएम ऑफ एयर P इंटू एम इज इक्वल टू डी आर टी। डी होती है डेंसिटी जो कि गिवन है 1.29 इंटू 10⁻³ ठीक है। आर, आर की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, एन टी। टेम्परेचर कितना है 273 ठीक है। चलिए रखिए, सॉल्व करिए, जीएमएम निकालिए। पीएम इज इक्वल टू डी आर टी का मैंने यूज किया है क्योंकि हाइड्रोजन की डेंसिटी एसटीपी पे निकाले तो हाइड्रोजन की डेंसिटी एसटीपी पे क्यों निकालनी है, एसटीपी एयर पे, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है ना एसटीपी पे, उसकी वेपर डेंसिटी, एयर की वेपर डेंसिटी बतानी है, उसका हाइड्रोजन की वेपर डेंसिटी से क्या लेना देना होगा साहिल? नहीं, दूसरे फॉर्मूले से नहीं आएगा। हाइड्रोजन की डेंसिटी आप निकाल के कोई उसका फायदा नहीं होगा, बिकॉज एयर की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वेपर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के आपको जीएमएम ऑफ एयर निकालना है। ये रिप्रेजेंटेशन सबको पता है क्या क्या होता है। पी प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू है 180 एम होता है जीएमएम, तो जीएमएम ऑफ एयर रखा है। डी होती है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर रखी गई है। आर की वैल्यू रखनी है, टी इज द टेम्परेचर, वैल्यूज रखिए। तो उसी को आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जीएमएम ऑफ एयर इज इक्वल टू डेंसिटी गिवन है 1.29 इंटू 10⁻³ आर की क्या वैल्यू पढ़ाई थी? कोई और भी बताओ भाई, यही बताएगा अकेले, कोई और भी बताओ, तुम लोग भी तो पढ़े हो। हाँ 1/12, वेरी गुड। लीटर एटीएम वाली वैल्यूज रखी जाएंगी 1/12। ये आर हो गया। टेम्परेचर कितना रखा जाएगा 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हम जीएमएम निकाल सकते हैं, निकालो जीएमएम ऑफ एयर। तो 1.29 इंटू 273 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12। अच्छा बताइए, अगर ये जीएमएम ऑफ एयर है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा एयर का? मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखा जाएगा? जीएमएम और मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस होता है? ऑक्सीजन O2 का जीएमएम कितना होता है? O2 का जीएमएम 32 और उसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं ना दोनों। मॉलिक्यूलर वेट जीएमएम सेम होता है, अभी कल भी तो किया था, बस यूनिट आप अलग कर सकते हैं। जीएमएम को हम ग्राम में दिखाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट केवल एक नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे O2 के लिए मॉलिक्यूलर वेट 32 और जीएमएम भी उसका 32 ग्राम है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट भी वही आएगा जो जीएमएम है, तो सेम ही होते हैं दोनों। तो 1.29 273 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12 ये मॉलिक्यूलर वेट है। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट इतना है तो क्या वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या एयर की? कैसे निकलेगी, क्या पढ़ा था कल हमने वेपर डेंसिटी? यस, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू, आगे वेपर डेंसिटी एयर की निकालनी है, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आ ही गया है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यूज हैं 1.29 इंटू 273 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12 और साथ में आ गया 2। ये जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ये हो जाएगी वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। समझ में आया क्या सबको? कल जो फॉर्मूला डेंसिटी का पढ़ा था वही डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, पी डी इज इक्वल टू जीएमएम आर टी, और उससे हमने निकाला है जीएमएम। और जीएमएम जब आया है एयर का तो उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया है जीएमएम से मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट से वेपर डेंसिटी।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सॉल्व करिए और बताइए वेपर डेंसिटी। साहिल कितना आ रहा है, 14.67 10 टू द पावर -3। ये तो ऑप्शन ही नहीं गिवन है। अच्छा यूनिट कन्वर्ट नहीं की है क्या, ओहो इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। ये नोट किया इधर, ये वाली स्लाइड हो गई थी ना। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज चेंज करनी पड़ेगी आपको इस कैलकुलेशन में, कोई बताएगा क्या। यूनिट नहीं रखी ना, चलो इधर देखो इस वाली स्लाइड में। ये प्रेशर क्या होता है 1 atm, यही रखा था ना। ये था जीएमएम ऑफ एयर, डेंसिटी थी ग्राम पर एमएल, आर की वैल्यू हम रखते हैं 1/12। कौन सी यूनिट क्या होती है इसकी, 1/12 की यूनिट लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन, और टी इज द टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले में वॉल्यूम क्या किसमें रखा जाता है, लीटर में, और डेंसिटी किसमें गिवन है, एमएल में। तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, समझे क्या क्या बोला। वॉल्यूम एमएल में, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दी है, तो मास तो हम ग्राम में ही रखते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है एमएल में है गिवन डेंसिटी, तो उसको लीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए डेंसिटी ये दिया है 0.00129 ग्राम डिवाइडेड बाय एमएल, पर एमएल का मतलब डिवाइडेड बाय एमएल। अब जब मैं एमएल हटा के उसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 ml होता है 10⁻³ लीटर, यही होता है। 1 लीटर को हम बोलते हैं 1000 ml, या 1 ml डिवाइड बाय हो जाएगा 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर का मतलब 10⁻³ और ये ऊपर चला जाएगा, तो लीटर में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सीधा सीधा 1.29 ग्राम पर लीटर। मतलब आपका डेंसिटी ग्राम पर लीटर में इतना रखा जाएगा, मतलब ये 10⁻³ को कैलकुलेशन में से हटा दीजिए। समझ में आया क्या, 10⁻³ को आप कैलकुलेशन में से हटा दीजिए, क्योंकि हमको डेंसिटी ग्राम पर लीटर में रखनी है, क्योंकि वॉल्यूम हमने लीटर में रखते हैं यहाँ पे। तो सीधा R इंटू दिस, ये डेंसिटी मैंने यहाँ साइड में लिख दी है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे देख सकता है। ग्राम पर ml में डेंसिटी दी है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ आएगा, वो ऊपर जाएगा और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेंसिटी हो जाएगी 1.29 ग्राम पर लीटर। तो साहिल आपका जो फाइनल आंसर आया है कितना आया है, 14.67 इंटू 10⁻³ इसमें -3 10 की पावर हटा दीजिए आप, तो जो आंसर बच जाएगा वो केवल 14.7 बच जाएगा, क्योंकि हमें ग्राम पर लीटर में रखनी होगी डेंसिटी। क्लियर, चलो इसके बाद और कौन सा डाउट है, 23rd हुआ तुम्हारा, हाँ कितना है आंसर, 2 आ रहा है 23rd में, तुम लोग का 23rd हुआ, आंसर आया 2, 23rd पूछ रहा हूँ हुआ। x की वैल्यू निकालनी थी, कितना है x, 2। क्या करना है उसमें, $16 ग्राम ऑफ SOX ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट STP। तो पहले मोल्स निकाले होंगे, 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, मोल्स आगे 1/4, और मोल्स इज इक्वल टू मास बाय जीएमएम कर देंगे, तो जीएमएम आ जाएगा। कितना है जीएमएम, जीएमएम कितना है 64, हाँ
इज इक्वल टू 64 के इक्वल करेंगे तभी तो x की वैल्यू 2 आएगी। चलो तो ये हो गया लेवल 1 खत्म। आइए आगे जो और होमवर्क दिया था इसके बाद क्या दिया था लेवल 2। लेवल 2 में 9 से लेके 18 तक कोई डाउट? 10, 13, 14 10th डाउट है। The moles of O2 required for reacting with 6.8 ग्राम of ammonia। अच्छा इसमें स्टैचोमेट्री नहीं पढ़ाई है अभी तो 10th, हाँ 11 डाउट है। 10th हो गया? रिएक्शन बैलेंसिंग करके स्टैचोमेट्री लगानी पड़ेगी। स्टैचोमेट्री नहीं पड़ी अभी, अभी 10th रहने देते हैं, है एकदम 2 लाइन के सवाल है। 10th क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, स्टैचोमेट्री यूज होगी अभी नहीं पढ़ा, अभी केवल मोल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन करिए। 11th कर सकते हैं। हाँ कहाँ थे? 10th तो अभी रहने दो, ठीक है। 11th देखिए, आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन 12 14 is 98% and 2%, then the number of C14 and in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन में टोटल C14 कितना होगा? और 2 पार्ट प्रेजेंट है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, कैसे निकालेंगे? ट्राई किया था तुमने? ट्राई किया है? ये तो चार्जिंग क्यों नहीं ले रहा भाई? अभी नहीं ले रहा है क्या? नहीं ले रहा। जल्दी देखिए। अरे उससे लोड नहीं है, ले लेना इसका छोड़ दे। जा 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 जा, हो गया, ले रहा है। छोड़ेगा तो देखो बाद में, फिलहाल चल रहा है। So isotopic distribution of C12 and C14 is this and this percent respectively. Then the number of C14 atoms in 12 ग्राम of carbon। 12 ग्राम कार्बन है, टोटल मास 12 ग्राम है। उस 12 ग्राम कार्बन में देखिए कितना कितना परसेंटेज है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो C12 12 ग्राम ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स पता है सबको? आइसोटोप्स 9 10 में पढ़ा है ना, पास हो क्या है वो, ऐसे आ गए हो 11th में। क्या होते हैं आइसोटोप्स? कितने कितने परसेंट आए तुम लोग के 10th में? 90 95? 9th क्लास में पढ़ाया जाता है आइसोटोप्स। चलिए छोड़िए, नहीं पता है तो अभी उसको छोड़ो। आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन 12 कार्बन 14 दिया है दिस एंड दिस परसेंट। देखो 12 ग्राम कार्बन अगर आपने लिया, इसको ऐसे समझो कि मान लो आपने एक सैंपल लिया है 12 ग्राम, इसको एक कंटेनर है, इसमें कार्बन भरा है, ऐसा समझिए इसमें कार्बन भरा है जो कि 12 ग्राम है। लेकिन ये जो 12 ग्राम कार्बन, इसमें दो चीजें हैं, दो डिफरेंट टाइप के कार्बन प्रेजेंट है। एक 98% C12, C12 का मतलब ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, और 2% ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक मास 14 है। कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं 12 एंड 14।
14 कार्बन डेटिंग वगैरह में यूज करते हैं, ये सब आपको 9th-10th वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो दो कार्बन के फॉर्म है आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक का एटॉमिक मास 12, एक का 14 और एक 98%, एक 2%। तो पूछा इस 12 ग्राम टोटल कार्बन में कार्बन 14 के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इस पूरे सैंपल में, जो कि 12 ग्राम लिया गया है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 14 इन 12 ग्राम सैंपल। इस 12 ग्राम सैंपल में कार्बन 14 कितना है। तो देखो ये पूरा सैंपल में, इस पूरे सैंपल में 12 ग्राम है, 100 ग्राम या कितना भी सैंपल लिया गया, उस पूरे सैंपल में 98% C12 है, 2% कार्बन है। तो अगर मुझे इसका मास निकालना हो, मास ऑफ C14, तो कितना लिखा जाएगा? मास ऑफ C14 क्या लिखा जाएगा? टोटल मास जो भी आपने लिया है सैंपल का, टोटल मास का कितना परसेंट? 2%। क्योंकि भाई इस पूरे सैंपल में 2% है ना कार्बन 14, तो पूरे सैंपल का, इस पूरे सैंपल का 2% ही होगा कार्बन 14 का मास। तो टोटल मास का 2%, वो मास ऑफ कार्बन 14 होगा। टोटल मास हमने लिया है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम का 2% यानी 24/100 मीन्स 0.24। अगर लिखे तो ये आ जाएगा 0.24 ग्राम, यानी टोटल 12 ग्राम में केवल 0.24 ग्राम होगा कार्बन 14। इतना समझ आया क्या? ये क्लियर है कि पूरे सैंपल में 2% कार्बन 14 है, तो टोटल मास का 2% कार्बन 14 होगा। तो टोटल मास था 12 ग्राम, तो 12 ग्राम का 2% निकाला, यानी इतना ग्राम है कार्बन 14। ठीक है, अब कार्बन 14 का मास आ गया और हमको कार्बन 14 से ही मतलब है, तो जब उसका मास आ गया है तो अब उसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो फॉर कार्बन 14 मोल्स ऑफ C14 क्या लिखे जाएंगे? मास अपॉन GMM या GM। मास कितना हो जाएगा? 0.24 ग्राम, अभी हमने निकाला इससे पहले। और GMM कितना रखा जाएगा इसका, कार्बन का? क्या रखा जाएगा? 14, क्योंकि हम सिर्फ 14 की बात कर रहे हैं, कार्बन 12 वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम 14 वाले की बात कर रहे हैं। तो इसका जो भी एटॉमिक मास है वो रखा जाएगा। तो वो हो गया इसका GMM 14। ये आ गया मोल्स। अब मोल्स आ गए तो आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, जो कि आपको निकालना है। मोल्स का दूसरा फॉर्मूला, मोल्स ऑफ C14 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14 डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C14 कितना है? 0.24 डिवाइडेड बाय 14। Na इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए C14 के। और यही हमको निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14। ये आंसर, इसको Na रख के सॉल्व कर लेंगे। समझ आया क्या? पहले तो पहले नोट करिए ये दोनों स्लाइड, उसके बाद सॉल्व करके बताइए फाइनल आंसर। तो सबसे पहले टोटल मास था 12 ग्राम, पूरे मास 12 ग्राम में 2% कार्बन 14 है, तो हमने पहले मास ऑफ कार्बन 14 निकाला, पूरे मास का 2%, जो कि आया 0.24 ग्राम। और जब कार्बन 14 का मास आ चुका तो उसके बाद हमने उसके लिए मोल्स का फॉर्मूला यूज किया, मास अपॉन GMM, एंड देन मोल्स का दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na, जहां से फाइनल आंसर आएगा नंबर ऑफ C14 एटम्स।
Na की लास्ट में वैल्यूज पुट करनी है और वहां से डिवाइड करके फाइनल आंसर निकालना है। चलिए नोटेड 11th। देन उसके बाद नेक्स्ट बताइए आफ्टर 11 12 13 हो गए ये 14 x gram of Ag was dissolved in HNO3 and solution was treated with excess of NaCl. This gram was precipitate, then the value of x स्टैचोमेट्री लगानी पड़ेगी। अगेन मोल से नहीं होगा। 14 भी छोड़ दो। 13 तो कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। वो फॉर्मूले से कैसे आएगा? हाँ हाँ 1 मोल दिया। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होती है? Na। तो Na नंबर होंगी। 1 मोल दिया तो Na होगा, लेकिन वो Na क्या होगा? वो Na मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि वो 1 मोल किसका दिया? पूरे मॉलिक्यूल को दिया है। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। तो 1 मोल में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन आपको मॉलिक्यूल नहीं निकालने, आपको एटम्स निकालने। फिर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब आपको एटम काउंट करने पड़ेंगे। कितने टोटल एटम है एक मॉलिक्यूल में? नाइट्रोजन काउंट करिए 2, हाइड्रोजन 8, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7। नाइनटीन काउंट किया। तो एक मॉलिक्यूल में 19 एटम्स हैं, और हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे? Na, क्योंकि एक मोल है तो Na मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में 19 एटम, तो Na मॉलिक्यूल में कितने एटम? 19 Na। तो 19 Na फाइनल आंसर। तो 19 हाँ 6.02 to 10 की पावर 25। चलिए 14 तभी छोड़ दो, ठीक है? 14 तभी नहीं करना, वो मोल ट्रायंगल के नहीं है। 15 भी नहीं करना है। 14-15 दिया था क्या? नहीं 14-15 मत करिए। 16 हो जाएगा आपसे। 17 कल तो करवा ही दिया था मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 18th भी हो जाएगा आपसे। 18 तक ही, 19 भी नहीं करना है। 18 तक ही दिया था ना। 18 करना है। 16 18 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 14-15 नहीं करना, ठीक है? और ऊपर 13 12 11 ये कर लीजिए। 12 वाला हुआ क्वेश्चन नंबर 12। जो कुछ भी नहीं करके आया। नहीं एटॉमिक वेट नहीं करना है। 19 दिया भी नहीं था ना। हाँ 19 नहीं दिया, 19 नहीं करना भी। एटॉमिक वेट नहीं पढ़ा, एटॉमिक वेट आगे पढ़ेंगे। 12 हुआ? 12 चेक करो, किया तुमने? आंसर आया? कितना आया? कौन सा ऑप्शन आया? 0.5 इंटू 10⁻³ वेरी गुड। आया है ना? माइनस करके निकाला है। कैसे सॉल्व किया इसको? मॉलिक्यूल से भी मोल्स। हाँ फिर फाइनल आंसर
हाँ वेरी गुड। जो इनिशियल मोल्स थे उसमें से जो रिमूव किए गए उनको माइनस करके तो जो लेफ्ट मोल्स होंगे वो आ जाएंगे, है ना। चलिए लेवल 2 बस इतना ही दिया था लेवल 2 तक। लेवल 2 के बाद क्या है, लेवल 3 पे अभी नहीं है, लेवल 4 भी अभी नहीं हो पाएगा। अब लेवल 2 अगर आपके पास है, लेवल 2 में हमने कहां तक किया था 18। क्वेश्चन नंबर 30 भी करा दिया है आपको। कुछ क्वेश्चन है बीच बीच में, वो टिक कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे। लेवल 2 में 18 तक हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क टिक कर लीजिए। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 22, देन 25, then 29, 30, 36, 37, बस 37 तक कितने हुए, 5 6 क्वेश्चन ये लेवल 2 में है। और लेवल 1 में कहां तक दिया था अभी 24 तक ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 24 ये तो हो ही चुका है। आगे लेवल 1 में नहीं, तो अब इसके ऊपर बुकलेट में आ जाइए। ये तो लेवल 1 लेवल 2 में है। एक्सरसाइज में आइए, पेज नंबर इसमें गिवन है 34। अब ये उसमें देखना पड़ेगा क्या है, स्टैचोमेट्री पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पेज नंबर इसमें 35 है। एक बार दिखाना बुकलेट। बेसिक डेफिनेशंस पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे जो सेक्शन ए है ये हो गया कंप्लीट। सेक्शन ए पेज नंबर 38 पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए। ये दिया होमवर्क पहले या नहीं दिया है? नहीं दिया है तो सेक्शन ए कंप्लीट, ये टिक कर दीजिए, ये होमवर्क है। बेसिक डेफिनेशन एटॉमिक मास, उसकी हेडिंग है ये एटॉमिक मास यूनिट, Na, मोल, मोल्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जितनी चीजें हमने पढ़ी उसी में सेक्शन ए A1 to A6। और उसी से पहले ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब 2 पन्ने पहले जाएंगे, सब्जेक्टिव है उसी के, सेक्शन ए सब्जेक्टिव का सेक्शन ए। ये ऑब्जेक्टिव का सेक्शन ए होमवर्क है और सब्जेक्टिव का सेक्शन ए। सेक्शन ए ढूंढो, कितने क्वेश्चन है 3, A1, A2, A3। सब्जेक्टिव में मिला क्या? ये होमवर्क है। देखिए A1 में है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं A1 में। A2 आपको दिया है 10 मोल्स NH3, 5 मोल्स H2SO4, ऑल द हाइड्रोजन आर रिमूव्ड, तो क्या क्या होगा। और थर्ड भी है 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो जितनी चीजें हमने पढ़ी उसी में है सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, क्लियर? ये आपका होमवर्क रहेगा। बस इतना ही होमवर्क, इतना करके आइएगा, नहीं काफी है। चलिए क्लास भी खत्म करते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मंडे जब सब लोग आएंगे। बाकी इधर ऑनलाइन में सबको होमवर्क सुनाई दिया? तुम इंजीनियरिंग की है ना बुकलेट? मेडिकल की? मेडिकल का है तू भी? इंजीनियरिंग का पेज नंबर सेम था? अलग अलग है? क्या रिपीट करना है? अभी बोल रहा था इतने देर से, सुना नहीं तुमने? चलो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप चेक कर लेना वहां पे होमवर्क, ठीक है?